नमस्कार। जैसा कि पिछले में आपने देखा था, मैंने आपको सर्वनाम की परिभाषा, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद और भेदों के भी कुछ उपभेद हैं, वो मैंने आपको उस वीडियो में पूरी जानकारी दे दी। आज अपने शुरू करते हैं। सबसे पहला सर्वनाम जो है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, सबसे पहले शुरू करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम कि जिन सर्वनामों को बोलने वाला, सुनने वाले या अन्य व्यक्तियों के लिए व्यक्त किया जाता है या अन्य व्यक्तियों के स्थान पर व्यक्त किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। कि पुरुषवाचक में अपने क्या करेंगे, या तो बोलने वाला स्वयं में, सुनने वाला सामने वाला तुम, या किसी अन्य व्यक्ति जो उस समय वहां उपस्थित नहीं और उसके बारे में बात की जाए, वो होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसमें पुरुषवाचक के तीन भेद हैं। अपने को विशेष ये ध्यान करना है, पुरुषवाचक के तीन भेद हैं। सबसे पहला उसको कहते हैं उत्तम पुरुष, दूसरा उसको कहते हैं मध्यम पुरुष, और तीसरा जो है उसको कहते हैं अन्य पुरुष। ठीक है, अपने जब अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और हिंदी में इनको कह देते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो सबसे पहले उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष होता है कि वे सर्वनाम जो कर्ता या वे सर्वनाम जिनका प्रयोग बोलने वाला, वे सर्वनाम जिनका प्रयोग बोलने वाला स्वयं के लिए प्रयोग करता है, वे सर्वनाम जिनका प्रयोग बोलने वाला स्वयं के लिए प्रयोग करता है, वो होते हैं उत्तम पुरुष। जैसे इसमें आता है मैं, हम, हमारा, हम सब, ये जितने भी सर्वनाम है ये उत्तम पुरुष में शामिल है, कि जिसमें स्वयं के लिए बोलने वाला जो है वो स्वयं के लिए इनका प्रयोग करता है। दूसरा मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष है वे सर्वनाम जिनका प्रयोग सुनने वाले के लिए प्रयोग किया जाए, वो होते हैं मध्यम पुरुष। जो सामने अपने बैठा है, हम उसके लिए जो प्रयोग करते हैं वो है तुम, तुम्हारा, तुम सब। ठीक है, तीसरा जो है वो है अन्य पुरुष, कि वे सर्वनाम जिनका प्रयोग न तो बोलने वाले के लिए न सुनने वाले के लिए किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाए, कि जो उस समय वहां उपस्थित नहीं है, वो होता है अन्य पुरुष। जिसमें होता है, ध्यान करना, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, और अन्य पुरुष में क्या होगा, वह, वे सब। इस प्रकार से ये जो अन्य पुरुष है उसमें इन सर्वनामों का प्रयोग होगा। इसके अलावा उसका या उसकी, ये भी सर्वनाम में आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अपने पास उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ये होता है स्वयं के लिए जो बोलता है। ठीक है, ये होता है मध्यम पुरुष सामने वाले के लिए जो सुनने वाला है, और ये होता है अन्य पुरुष जिसके बारे में कोई बात कही जा रही है। इस प्रकार ये पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा मैंने आपको प्रारंभ में बता दी थी, कि वे जिन सर्वनामों को बोलने वाला, सुनने वाला या किसी अन्य व्यक्ति का व्यक्त करने के लिए अन्य व्यक्ति के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, वो होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। आगे दूसरा जो है वो अपना रहेगा निश्चयवाचक सर्वनाम। एक चीज और ध्यान करना, पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं आपको एक और बता देता हूं। एक शब्द आता है आप। ठीक है,
अब ये शब्द एक जगह आएगा अपने पास निजवाचक सर्वनाम में भी, वहां ये चीज होती है कि स्वयं के लिए कोई काम किया जाए, लेकिन यहाँ आप ध्यान करना, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान करना कि कभी कभी है ना, कभी कभी हम इस आप शब्द का प्रयोग यहाँ पर भी करते हैं मध्यम पुरुष में भी। क्यों? कि किसी को सम्मान सूचक शब्द है ये। वैसे भाई जैसे अपने गुरुजी बैठे हैं, भाई हम उनके लिए कौन सा कभी तुम गुरुजी कैसे हो, तुम गुरुजी क्यों आए, ऐसा हम प्रयोग नहीं करते, क्योंकि वो होता है वैसे तो उन्हीं के लिए, सुनने वाले के लिए, सामने वाले के लिए, लेकिन वहां हम इस आदर सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं कि आप गुरुजी आज कैसे आए, या आप गुरुजी क्या कर रहे हो। आप या पिताजी के लिए, माताजी के लिए, अपने से बड़ों के लिए जब हम सम्मान सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो ये होता है। ये कोई बात मैंने कही अपने पिताजी से, तो पिताजी सुनने वाले हो गए, लेकिन वहां हम ये प्रयोग नहीं करेंगे तुम का, वहां अपने प्रयोग करेंगे आपका। और यही एक चीज आएगी आगे जाने पर, जब निजवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे वहां भी आप आएगा, वो स्वयं के लिए आएगा। इसलिए थोड़ा सा वाक्यों में आप ध्यान करें कि भाई कहाँ क्या आप आइए, मतलब किसी को कहा जा रहा है तुम आओ, अपने से बड़ा है तब हम उसके आप लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये मध्यम पुरुष में भी आता है आप, इसका आप विशेष गौर करना, क्योंकि इसका प्रयोग हम केवल और केवल वाक्य के दौरान ही पता लगा सकते हैं कि यहाँ जो आप आया है वह समान सूचक के लिए आया है कि निजवाचक सर्वनाम के लिए। इसका आप विशेष ध्यान करना, ठीक है। अगला जो अपने पुरुषवाचक सर्वनाम हो गए, अगला जो आएगा वो आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है कि वह सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, या किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं। भाई ठीक है, यही है कि वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, निश्चित व्यक्ति या वस्तु का। ध्यान करना, तो इसमें कौन कौन से सर्वनाम है, पहले परिभाषा लिख ले कि वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। ये इसकी परिभाषा हो गई किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का। इसमें कौन कौन से सर्वनाम है, यह, ये, वह, वे। ये सर्वनाम यह, ये, वह, वे, ये जो सर्वनाम है ये निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध करा देते हैं। कि जैसे यह मेरा घर है, ठीक है। देखिए, निश्चित व्यक्ति निश्चित वस्तु की ओर बोध करा रहे कि यह मेरा घर है, एक संकेत भी कर रहे हैं। हमें जब विशेषण पढ़ रहे थे तब एक आया था संकेतवाचक विशेषण, वो संकेतवाचक विशेषण यहीं से आता है, निश्चयवाचक सर्वनाम से। इनका भी हम कभी कभी विशेषण में प्रयोग करते हैं, इसलिए ये संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। मैंने आपको उस समय बताया था कि जब हम सर्वनाम पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। तो ये जो संकेतवाचक विशेषण है या सार्वनामिक विशेषण है वो यहां से आता है, ठीक है। इसका एक और उदाहरण देखें। यह आपकी घड़ी है, देखिए। फिर ये, तो इस प्रकार ये परिभाषा के अनुसार वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इस बात का ध्यान करना। और साथ में संकेतवाचक, इनको विशेषण भी कहते हैं, वहां पर इन्हीं का प्रयोग किया जाता है,
इसका भी थोड़ा सा आप ध्यान करना। एक चीज और देखिए आप, यहाँ मैंने एक शब्द लिखा है आपकी। अब देखिए ये आपकी मैंने अभी कहा था ना आपको मध्यम पुरुष में, यहाँ भी ये आपकी की जगह मैं कर सकता था यह तुम्हारी घड़ी है, लेकिन जो व्यक्ति है मेरे सामने या जिसको मैं निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध करा रहे हैं, तो वहां वो व्यक्ति अपने से बड़ा है, इसलिए मैंने उसके लिए सम्मान सूचक शब्द आपकी का प्रयोग किया है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान करना है। एक छोटी सी बात और है चल रही है व्याकरण के अनुसार ये अपनी, तो मैं उसको और आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं कि अपने पास दो चीजें होती है, एक तो होता है और एक है। ठीक है, ये दोनों थोड़ा सा इनको देखना और समझना कि भी क्या होते हैं। अपने कई बार क्या होता है कि प्रयोग करना इसका कर देते हैं इसका, तो वाक्य अशुद्ध हो जाता है, या प्रयोग करना था इसका और कर दिया इसका, तब भी वाक्य अशुद्ध हो गया। ये बहुत ही छोटी सी चीज है, लेकिन कई बार बड़ी गंभीर बन जाती है और है। ये जो है ये आता है एक वचन के साथ, ये आता है एक वचन के साथ, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरा घर है, ये। और जब बहुवचन हो कि बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो वो हो गया बहुवचन, क्यों बच्चा एक नहीं है, बच्चा मैदान में खेल रहा है, एक वचन एक। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, इसका मतलब है बच्चे एक नहीं है, बच्चे एक से ज्यादा है, बहुवचन है, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। ये छोटी सी बात थी, लेकिन हम वाक्य में इसका कई बार गलत प्रयोग कर देते हैं। हिंदी में जब हम चलते हैं तो इनका भी हमें प्रयोग ध्यान से करना चाहिए। जैसे मैंने लिखा कि वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध कराते हैं, ये देखिए। और अपने कई बार जब आप इसकी परिभाषा लिखते हो ना, तो यहां बोध कराते हैं, आपको तो लगता है ये सही है, बाकी यह जो चीज है गलत है। क्योंकि आप इतना जरूर माने कि जब हम हिंदी पढ़ेंगे तो हमें विशेष करके मात्राओं का विशेष छोटी क्लासों से ध्यान कर लेना चाहिए। छोटी क्लास से अगर हम किसी चीज का ध्यान करेंगे तो निश्चित रूप से जब हम बड़ी क्लासों में जाएंगे तो हमारी जो मात्राएं हैं, हमारा जो लेखन है, वो बड़ा ही प्रभाव डालता है। बोर्ड कक्षा में भी हम देखते हैं कईयों के बहुत अच्छे नंबर आते हैं हिंदी में, आजकल 100 में से 100 भी आने लगे। ऐसी बात नहीं हिंदी में आते नहीं, 100 में से 100 आते हैं, लेकिन उस स्थिति में आते हैं जब हमारा लेखन शुद्ध हो और सुंदर हो। दोनों परिस्थितियां जब मिल जाती है तो निश्चित रूप से हमें अच्छे नंबर लाने से रोक नहीं सकते। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जैसे इनमें भेद है, वैसे ही हिंदी के बहुत सारे शब्दों में भेद है, आप थोड़ा सा उनका ध्यान करें। एक और जैसे एक शब्द और आता है, एक होता है कुल और एक होता है कूल। भेद है दोनों में, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ऊपर नीचे कर दिया, यह हमारा कुल है, परिवार है, ठीक है, और यह हमारा कूल है, अर्थ ही अनर्थ हो गया। वाक्य का अर्थ जो लगा रहे थे ना अपने, वही कुल जोड़, कूल जोड़। इसलिए आपको कहते हैं कि आप बार बार इनका अभ्यास करें। और ये जो अशुद्धियां हैं ये केवल एक ही चीज के द्वारा हट सकती है, वो होता है श्रुतलेख। श्रुतलेख का अभ्यास बार बार करें। रोज अपने समय सारणी में 15 मिनट का श्रुतलेख का अभ्यास शुरू कर दें। श्रुतलेख, जितना श्रुतलेख करोगे, श्रुतलेख का मतलब होता है सुनकर लिखना, ठीक है ना। आप एक पैराग्राफ 2 पैराग्राफ को सुन लीजिए, उनको भाई घर में आपके जो भी हैं, मम्मी पापा, दादाजी दादी जी, बड़े भैया बहन, छोटे जो भी हैं, आप उनसे कहें कि भाई हमें इतना बोले और उसका अभ्यास करते जाए। आपके निश्चित रूप से जो मात्राओं की गलतियां है ना, ये आपकी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। फिर आपको ये नहीं है कि आप हिंदी में नंबर ला नहीं सकते, बिल्कुल आपको हिंदी में अच्छे नंबर लाने से कोई रोक भी नहीं सकता, ठीक है। तो अपने पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अब अगला जो आता है वो होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मैंने 2 सर्वनाम आपको करवा दिए, ध्यान करना कि पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अब आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मैंने आपको निश्चयवाचक सर्वनाम में कहा था कि वे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध कराते हैं, वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं वो होते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम कि वे सर्वनाम, लिखे, वे सर्वनाम जो किसी निश्चित, वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कि वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते, इसमें एक छोटा सा और जोड़ लें, अथवा अनिश्चय की स्थिति, वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते अथवा अनिश्चय की स्थिति बनाए रखते हैं। अनिश्चय की स्थिति रहती है, इसमें निश्चय नहीं रहता कि कुछ ये निश्चित है, ठीक है, तो वो होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते, यहाँ पे अथवा हो चाहे बल्कि अनिश्चय की स्थिति बनाए रखते हैं या अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है, परिभाषाएं सब सही है। अनिश्चय की स्थिति बनाए रखते हैं सर्वनाम है, या अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है, ठीक है, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कि वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते बल्कि अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है, निश्चित नहीं होता है, तो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसमें आता है सर्वनाम एक तो कोई, कुछ, ये जो दो सर्वनाम है इनमें अनिश्चय की स्थिति है। आप वाक्य में देखें, दरवाजे पर कोई है। अब देखिए अनिश्चय की स्थिति है, दरवाजे पर कोई है। अपने निश्चयवाचक सर्वनाम में पढ़ा था निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, यहां किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते बल्कि अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है। अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है, वो होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि दरवाजे पर कोई है, ये अनिश्चय की स्थिति है। दूसरा, वह कुछ खा रहा है। अब देखिए ध्यान करना, ये यहां से पता चल रहा है अनिश्चय की स्थिति, और इसमें यहां से वह कुछ खा रहा है, कि कुछ खा रहा है, निश्चय नहीं है, निश्चित नहीं है क्या खा रहा है, कुछ खा रहा है, अनिश्चय की स्थिति बनी हुई है, इसलिए इनको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान जरूर रखें कि परिभाषा लिखाई भी जा रही है, बोली भी जा रही है, ठीक है। आप कोई सी भी लिखें लेकिन शुद्ध लिखें, इसका ध्यान करें। दरवाजे पर कोई है, अनिश्चय, वह कुछ खा रहा है, अनिश्चय की स्थिति। परिभाषा अनुसार यही था कि वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते बल्कि अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है, वो होते अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें दो शामिल है, दरवाजे पर कोई है, वह कुछ खा रहा है। इस प्रकार के जो वाक्य हैं इनमें भाई जहां पे ये आगे सर्वनाम, यहां निश्चित रूप से अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है।
तो अपनों ने पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम ये तीनों कर लिए हैं। आप इन तीनों के कम से कम 4-4 वाक्य स्वयं बनाने का अभ्यास करें। और पुरुषवाचक सर्वनाम में मैंने आपको जो 3 पुरुष बताए हैं आप उनका भी थोड़ा अभ्यास कर ले, क्योंकि ये चीजें अंग्रेजी से आती हैं, अंग्रेजी से हिंदी में रूपांतरण, हिंदी से अंग्रेजी में रूपांतरण, तो चीज वही है जो हम पुरुषवाचक में पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है। निश्चय, जिसमें निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हो, यह, ये, वह, वे, इनका प्रयोग हम कभी कभी विशेषण में भी करते हैं। उस समय में मैंने आपको बताया था संकेतवाचक या सर्वनाम विशेषण। और ये जो है तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते बल्कि अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है, इसलिए इनको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दरवाजे पर कोई है, वह कुछ खा रहा है। इस प्रकार 3 सर्वनाम कर लिए। आगे के जो सर्वनाम है वो भी आपको जल्दी ही करवा दिए जाएंगे। धन्यवाद।